Today we are doing paper number 2, corporate and other laws, MTP2. Okay, starting with the MCQs case scenario. सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं rather than studying the whole case study कि पूछा क्या है हमसे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज इन फेवर ऑफ लेंडर ऑफ एसेट विद चार्ज. ठीक है, क्या है कि किस पे वो चार्ज बना सकता है, लेंडर फेवर ऑफ द लेंडर ऑन एसेट विच आर टैंजिबल, इंटेंजिबल या इंडिया आउट ऑफ इंडिया. तो वो किसी भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खाली इंडिया का, इंटरनेशनल भी हो सकता है. ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज एसेट्स दैट आर टेंजिबल, तो ये तीनों ही पहले ही हट गए. यहाँ पे इंडिया ओनली, इंडिया ओनली, इंडिया ओनली था. आउटसाइड द इंडिया भी बना सकते हो आप चार्ज. एसेट्स दैट आर टेंजिबल अदरवाइज इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, तो as per section 77 of the Companies Act, it is the duty of every company creating a charge to register the particulars of the charge. The law explicitly states that charge can be created on property or asset, whether tangible हो या otherwise. जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कुछ भी हो गया, और इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड द इंडिया भी हो सकता है. जरूरी नहीं वो इंडिया में मिले आपको. और डी चूज करके मतलब गलती ना कर देना, इंडिया आउटसाइड, इन और आउटसाइड इंडिया लिखा होता है सेक्शन 77 में. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैक्सिमम रेट एट विच द इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड. इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर रेट्स का, लेकिन उससे पहले देखो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग 4 एंड 5 ईयर्स दे रखा है. तो हमें बिना देखे ऊपर की वैल्यूज पता चल जाएगा कि कौन सा है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. 3 ईयर्स देखने होते हैं हमें प्रीसीडिंग की, अब बताने के लिए कि डिविडेंड है या नहीं है, उसकी हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं. जैसे ऊपर अगर हमें वो निकालना भी हो तो क्या दे रखा था, नील 1 एंड 1.10, 1.10 यानी कि 10%, 11% एंड 0%. डिवाइड कर दोगे 3 से कितना आएगा. ठीक है, तो वही कर रखा है. Board cannot declare the interim dividend the rate higher than the average dividend declared by the company immediately during the preceding 3 financial years, that is 7%. Legal computation क्या है, 123 के according of the act, if the company has incurred a loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the declaration of the interim dividend, the rate of the dividend shall not be higher than the average dividend declared by the it during the immediately preceding 3 financial years. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी सही नहीं है. कंपनी हैज ट्रांसफर द डिविडेंड अमाउंट टू द सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. नहीं भाई, नहीं मतलब ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू है. ठीक है, क्यों ट्रू है, क्योंकि हमें करना होता है भाई सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर डालना होता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन से. ठीक है, तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड, ये भी ट्रू है. तो ये भी नहीं होगा. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर पे डिविडेंड अकाउंट टू सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 10 days. नहीं, 10 days नहीं होता, 7 days के अंदर करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड. तो सी ही हमारा क्या है, गलत है. तो इसको हम सी को करेक्ट कर देंगे. ठीक है, बाकी आप ये भी सही होगा. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेन द नेम. हाँ, तो स्टेटमेंट बनाने के अंदर नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं, वेबसाइट में भी डालनी होती है 90 days के अंदर. तो डेट ऑफ द ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सी. ठीक है, क्योंकि 7 days के अंदर अंदर आना होता है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर प्रोविजंस ऑफ द सीएसआर जो है वो एसीसी पे लगेगा. नहीं, सीएसआर किस पे लगता है, टर्नओवर क्या होना चाहिए, 1000 या उससे ज्यादा, प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, और जो हमारा वो होता है नेटवर्थ होती है वो क्या होनी चाहिए, 500 करोड़ और मोर. तो इसमें क्या है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा कुछ नहीं होता. इज हैविंग टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़, हाँ ये हो सकता है. मोर देन 2.5 करोड़ नहीं, गलत है. 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, है गलत है. तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाए. ठीक है, उसके बाद देखो बी आ गया, टर्नओवर 1000 से ज्यादा, क्योंकि उसका टर्नओवर कितना आ रहा होगा ऊपर केस स्टडी में, 1010 करोड़. उसके बाद नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी सर्व्ड बाय, कब तक सर्व हो जाना चाहिए, 21 days में लगते हैं उसको सर्व होने में. ठीक है, तो इसलिए हमें टाइमिंग दे रखी है. पहले देख लेते हैं एनुअल जनरल मीटिंग हुई कब थी. देखते हैं, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ऑन 1 September 2023. ठीक है, तो 1 सितंबर को हुई, इसका 21 दिन पहले. ठीक है, और अगर पोस्ट से हुई होती है, मानते हुए चल रही है कि पोस्ट से हुई है, तो 2 days इसके एक्स्ट्रा लगते हैं.
ठीक है, जब हम पोस्ट से करते हैं अगर, तो उसमें हमारे 48 आवर्स का एक प्रोविजन होता है कि 48 आवर्स और लगते हैं, तो 2 दिन उसके, ठीक है, प्लस 21 डेज, और एक मीटिंग का एक दिन एक्सक्लूड करना होता है वो, और एक जो पोस्ट कर रहे हैं जिस दिन उसको एक्सक्लूड करना होता है वो। तो ये आ जाएगा हमारा 21, 2, 23, 24 और 25, 25 डेज बिफोर 1 सितंबर। तो अगस्त के 31 दिन होते हैं वैसे ही, तो 31 माइनस 25 विच इज 6 अगस्त आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ए पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा। इसका प्रोविजन पढ़ते हैं, देखो ये 7 अगस्त यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको 6 अगस्त कर लेना। ठीक है, क्या है देखो, 21 प्लस एक मीटिंग का दिन, एक सर्विस का दिन, 2 पोस्ट का दिन, 25 दिन आ गए, 21 माइनस करोगे क्या आएगा, 6 अगस्त। सबको ठीक है, वो 7 लिख रखा है इन्होंने, 6 अगस्त कर दो। ठीक है, ए पार्ट। केस सिनेरियो 2 एलएलपी पे है ये रहा, एलएलपी पे है ये। Whether Manoj could be considered as resident or not, एलएलपी में कब हम मानते हैं कि वो रेसिडेंट नहीं है, जब वो अगर 120 दिन या उससे ज्यादा रुका हो इंडिया के अंदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द, यहाँ पे प्रीसीडिंग नहीं देखते, तो देखते हैं 120 दिन रुका या नहीं रुका। पहले तो इसमें ऑप्शन सी अगर पता चल जाए, ये तो 180 डेज वाला तो गलत ही है, ये 120 दिन का है, ये भी 182 डेज का है, तो ये यानी बी और सी में से देखना। वॉज नॉट इन इंडिया ओनली 33 डेज फ्रॉम 24 टू 25 5th ऑफ जनवरी, या फिर वो है कंसीडर्ड है, देखते हैं। ये तो 1 आ गई, देखो तो वो सेट प्रीमिस नहीं है, अभी नहीं है। कहाँ पे है, Manoj was out of the India from the period for the period from 1st September 2021 to 23rd December 2022। ठीक है, यानी कि सितंबर के कितने दिन, 30 दिन, सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर और दिसंबर के 23, इनको हम ले लेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे 365 से, जो ऑब्वियसली 120 दिन से ज़्यादा आएगा, यानी वो 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे भाई, इट इज, ही इज resident, तो Manoj should be considered as resident in India as he was in India for 120 days during the financial year 21-22। Now what would be the worth of capital contribution by Manoj? मनोज ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी है, देखते हैं जी कितनी कंट्रीब्यूशन करी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ही एग्रीड, कौन किसकी बात हो रही है, ही में मनोज की हो रही है ना। ही एग्रीड टू जॉइन द एलबी एंड आल्सो एग्रीड टू कंट्रीब्यूट हिज ऑफिस प्रीमिस एट संजय प्लेस पवल एंड फंड्स और 5 लाख इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 5 लाख तो ये हो गए। मनोज ज्वाइन द फर्म 25 जनवरी 23 को एलएलपी में, ऑफसेट ऑफिस प्रीमिस 25, अच्छा जो ऑफिस है वो भी उसी ने खरीदा मनोज ने 5 साल पहले 25 लाख का, फिर मार्केट वैल्यू 25 जनवरी को थी 32-25,000। तो क्या लेते हैं हम, ऑब्वियसली क्या लेते हैं, कॉस्ट लेंगे नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और 1 जनवरी को क्या है, हमें क्या मतलब उससे, तो 25 जनवरी जब उसने ज्वाइन किया था 25 जनवरी को, तब 23-25 थी, 32-25,000 थी, और 5 लाख को उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो टोटल 37-25,000 आ जाएगा, 37-25,000, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद whether Manoj will be liable to contribute 5 crore after dissolution of the firm, 5 करोड़। ओके, देखते हैं, 5 करोड़ तो बात ही नहीं हुई, कहीं 5 लाख की बात हो रही है कि मनोज ने क्या किया, उसने गारंटी दी थी ना, और प्रॉमिस टू डिपॉजिट द एग्रीड अमाउंट 5 लाख का 6 महीने के अंदर अंदर कर देगा, लेकिन मनोज को डिपॉजिट द अमाउंट विद इन द फर्म, जब तक मनोज जो है अगर वो डिपॉजिट करता फर्म को, तो उससे पहले ही जो एलएलपी है वो डिसॉल्व हो गई। मनोज डिनाइड टू डिपॉजिट द अमाउंट 5 लाख का विद इन द कंटेंशन दैट ही इज लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट इन द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो बिल्कुल गलत है, उसको 5 लाख रुपए करना ही पड़ेंगे, क्योंकि तो उसने डीड में भी लिखवा रखा है अपनी, ऊपर से उसको उसने बोला भी था कि आई विल पे, तो इसलिए यहाँ पे 5 करोड़ की जगह 5 लाख कर दो, और आ जाएगा कि एज पार्टनर से पर्सनली लाइबल, नहीं पर्सनली तो लाइबल नहीं है,
फॉर द डेफिशिएंसी के नहीं वो ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑल्सो टू LLP एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे सी आ जाएगा, नो तो हट गया, और यहाँ पर क्योंकि डेफिशिएंसी अराइजिंग आ रही है तो ये सब कुछ नहीं है, बट इसलिए क्योंकि उसने LLP एग्रीमेंट में लिख रखा था कि भाई मैं 5 लाख रुपए दूंगा, इसलिए सर। ठीक है, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द LLP Act, a partner is bound to fulfill their contribution commitment as per the signed LLP agreement. The resolution does not wipe out the outstanding debtors obligation created by a contract towards the firm's capital. Now ninth, Finload Limited wants to raise funds for its upcoming project. Accordingly, it has issued private placement offers. ठीक है, 57 का करा है। 6 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन तो 57 माइनस 6 कर दोगे तो 51 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली 200 से लिमिट में, 200 की लिमिट होती है ना प्राइवेट प्लेसमेंट की, यानी ये लिमिट में है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिनलैंड इज अ पब्लिक कंपनी एज इट कैन नॉट इशू, नहीं। मोर देन द प्रिस्क्राइब नंबर, नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ना मोर देन द प्रिस्क्राइब भी आ सकता है वैसे तो, बट ये कि ये सेक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। रूल में क्या होता है, देखो मैं इसका पूरा आपको प्रोविजन सुनाती हूँ। ठीक है, क्या है इसका एक्चुअल में? द थिंग इज कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर है ना इनविटेशन का, कैन ओनली बी मेड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जो आइडेंटिफाइड पर्सन है ना, ये 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और हाई नंबर इसमें भी प्रिस्क्राइब, ऐसा रूल में लिखा है, मतलब उसमें लिखा हुआ है सेक्शन में अभी। लेकिन रूल आया था एक आगे, द रूल में लिखा था, रूल 14(2) है ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रेस्क्राइब कर रखा हायर नंबर, जैसे लेकर ना 50 या उससे ज्यादा जो भी प्रेस्क्राइब कर रखा हो, तो जो प्रेस्क्राइब कर रखा है वो कर रखा है 200% इन द एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो दिस 200 लिमिट इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। इक्विटी के लिए 200, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 200, डिबेंचर्स के लिए 200, ऐसे। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई की 50 नंबर लिख रखा है वैसे तो, और प्रेस्क्राइब कर रखे हैं हमें 200 के, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि देखो लिमिट वही बन रही है, देखो 51 बन रहे हैं आके, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है, बट यही है कि इसको अगर हम देखा जाए तो वैसे तो कायदे से तो 200 लेना चाहिए और सी करना चाहिए, लेकिन ICAI ने क्या कर रखा है, बी पार्ट कर। ठीक है, तो हमने एक बारी के लिए सी मान ले कि भाई 200 होते हैं 51 में, तो वो मानते, लेकिन ICAI ने जो कर रखा है वो कर रखा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ 10th, कंपनी एक्स अ लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टेड इन कंपनी वाई। ठीक है, तो अ स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, कंपनी एक्स होल्ड्स 25% स्टेक इन कंपनी वाई। एक्स का जो है वो 25% स्टेक है वाई में, and actively participate in strategic decision based on the provisions of the company regarding the associate company. Which of the following statement is correct? जो कंपनी का एक्स है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई डज नॉट क्वालिफाई एज एस्टेट कंपनी बिकॉज कंपनी एक्स डज नॉट हैव द कंट्रोल एटलीस्ट 50%। भाई 25% है, वो 20% से ज्यादा का सिग्निफिकेंट होता है, वही एसोसिएट कहलाती है। 25% स्टेक एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन स्ट्रेटेजिक, इसलिए वो क्वालिफाई करती है, कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट कंपनी, फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जॉइंट वेंचर। सीधे जॉइंट वेंचर ही बना दिया इसको। तो विदाउट 10 का क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसमें तो कुछ था नहीं वैसे। सेक्शन 26 defines associate company, company in which that other company has a significant influence, और significant कितना है, at least 20% of the total voting power or control of the business decision under an agreement. 25% stake directly triggers this criteria. Now case scenario 3, क्या है केस सिनेरियो 3 में, इसको देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं कि वेदर Kritikan Electronic Private Limited is not a body corporate as per the definition. नहीं, क्या कहते थे, Kritikan Electronic Private Limited could be the partner in Messrs RN and RN LLP. ठीक है, कि ये जो है क्या ये पार्टनर हो सकता है LLP में, मतलब ये कॉर्पोरेट कंपनी है, कंपनी के पार्टनर हो सकती है RN and RN LLP में, LLP में हो सकती है। नो, यस, नो, यस। पहले तो नो यस बता दो, हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है तो पहले ही ए और सी तो गए। अब यस क्यों है? बिकॉज सेक्शन 8 ऑफ द जनरल क्लोज एक्ट 1897 provides where any act or regulation made after the commencement of this act repeals and reenacts with or without modification
any provision of a former enactment, then reference in any other enactment or in any instrument to provide or repeal shall, unless a different intention appears, be construed as reference to the provisions enacted. Therefore, after the enactment of the Companies Act 2013, the definition of the body corporate should be construed as a company which is defined under Section 220 of the Companies Act 2013. मतलब बताती हूँ पहले डी वाला देखो. Yes, as per the provisions of the General Clause Act are not applicable while interpreting the provisions of LLP. but जनरल क्लोज है, क्या वो एप्लीकेबल नहीं होगा? एलएलपी में ऐसा कहीं पे दे रखा है? नहीं. वैसे तो सीधा सीधा फिर तो तीनों में मना है, तो फिर बी ही ऑप्शन आएगा. लेकिन क्यों आएगा? क्या बोल रहा है बी कि हाँ ये ठीक है, हम भी मान रहे हैं ठीक है, क्योंकि इसने कारण क्या दिया है? जो सेक्शन 8 है जनरल क्लोज एक्ट 1897 का, वो क्या बोलता है कि कोई भी एक्ट है या रेगुलेशन है जो इस एक्ट के बाद बना है, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कौन सा? जनरल क्लोज एक्ट के बाद कोई सा भी एक्ट बना है, रिपील करता है या री इनेक्ट करता है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, चाहे वो मॉडिफाई करे या ना करे. पहले रिपील हटा दिया, फिर उसके बाद वापस उसको एनेक्टमेंट में ला रहा है. any provision of the former enactment, कोई भी former enactment का provision, then reference in any other enactment, तो कोई भी अगर enactment में हम reference ला रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस ला रहे हैं तो आपको रेफरेंस लानी पड़ेगी. और इन एनी इंस्ट्रूमेंट भी प्रोविजंस और रिपील शेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन है, जब तक कुछ और आपका इंटेंशन ना हो तब तक उसको हम रेफरेंस देंगे एज ए रेफरेंस टू प्रोविजंस और रीइनेक्टेड. जिसको हमने री किया उसको हम रेफरेंस की तरह लेंगे, रेफरेंस मानेंगे. इसीलिए आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जब एनेक्टमेंट हुआ 2013 कंपनीज एक्ट का, डेफिनेशन द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, 2013 हुआ था, 1956 से 2013 में जो आया उसमें जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थी उसको हम मानेंगे कि वही है जो सेक्शन 220 थी कंपनीज एक्ट 2013 की. और 220 सेक्शन 220 क्या कहते हैं? कंपनीज की तो डेफिनेशन है कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है. तो इसलिए क्या आएगा? बी आएगा. और बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो एलएलपी का क्या हो सकती है? पार्टनर हो सकती है एलएलपी में. तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट. A private limited company falls squarely under the definition of body corporate. ठीक है, as section 2(1)(d) of the LLP Act, section 8 of General Laws Act handles reference to the repeal and reenacted statutes, transition from the Companies Act 1956 to 2013, validating etc. So ये मैंने बोला, समझ में आया होगा. 12. Following the provisions of the LLP Act 2008, read of the General क्लोज एक्ट. ठीक है, हम एलएलपी जनरल क्लोज एक्ट के साथ पढ़ते हैं. व्हाट शुड बी द लास्ट डेट ऑफ इन्फॉर्म रजिस्टर अबाउट द एडमिशन ऑफ शनाया. शनाया की जो हमें बताना है कि भाई अब वो आ चुकी है, एडमिशन उसने किया है, उसकी लास्ट डेट क्या होगी. ठीक है, डिपेंड करता है भाई, देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो केस स्टडी. रजिस्टर्ड हुई थी 2 जुलाई को सुदीप अंकित और पार्टनर्स. शनाया के बारे में देख लेते डायरेक्ट. कहाँ है शनाया? Yeah, it is further informed that Ms. Shania was admitted as a new partner in the firm on 17th January. 17 जनवरी को या उसने 31 जनवरी को बताया? 31 जनवरी को बताया. और लास्ट डेट क्या थी बताने की? अगर उसने क्या है 17 जनवरी है तो 30 डेज का देते हैं. ठीक है, तो 30 डेज का अगर देते हैं, 17 जनवरी है तो क्या आएगा? 16 फरवरी 2024. ठीक है, तो 16 फरवरी ये आ गया. ठीक है, 30 डेज का देते हुए पर्सन बिकमिंग अ पार्टनर. एडमिशन हुई थी 17 को, तो 30 दिन के अंदर एंड कब होगा? 16 फरवरी को. क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, 31 दिन डेज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ मिशन आया इन द फॉर्म मिसेस आर्यन एंड आर्यन एलबी आफ्टर द एक्सीडेंट? उसका एक्सीडेंट हो गया था. On 3rd February, while going to the office, शनाया को एक्सीडेंट हो गया, अपनी मेमोरी खो दी. The doctor declared her unsound mind of the to the work as partner measure in this. It was also confirmed by the competent court. Okay, वो पागल हो गई है, insane mind हो गया उनका. तो she would continue नहीं,
Section 24(2) of the LLP Act provides that the person should cease to be a partner of the LLP following the provisions of General Clause Act, which provides that in all legislations and regulations, words importing the masculine gender shall be taken to include the female, and Shania will be ceased to be a. और फिर हम बोल सकते हैं शी कैन कंटिन्यू. तो ए और डी तो है ही नहीं, अब बी और सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कौन सा है? देखो बार बार ना जनरल क्लोज एक्ट की बात हो रही है, हमें पता है कि नहीं होगा. क्या बोलते हैं कि सेक्शन 24(2) of the LLP Act 2008 provides that a person shall cease to be a partner of the LLP if declared to be unsigned by the competent authority. A competent court as a subsection provides only for the male. She would continue as a partner. ये था इसमें, ठीक है. बट सी इज कि जनरल क्लॉज एक्ट में ही शी एक ही बात है, अनलेस अदर इंटेंशन अप्लाई, जैसे कि हिंदू एक्ट में होता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट हो. तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी. क्या? Following the provisions of the General Clause Act 1897, which provides that in all the legislations and regulations, unless there is anything repugnant in the subject or contents word importing the masculine gender shall be taken to include females, as Miss Shania will cease to be a partner, Messrs. RN and RN LLP. Okay. Now question number 14 standalone है, उससे पहले देखो standalone. कंसीडर द प्रोविजंस ऑफ FEMA. ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. में FEMA की ये देखनी है क्या है. ये SBL प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, procurement and construction company. The company has bagged a contract from the government of state of Tamil Nadu for the construction of water dam. The company has involved a project consultancy firm situated in Netherlands for preparing economic feasibility report to enable it to start construction work of dam. The company has paid $7 lakhs to vendor of Netherlands. The company also availed the service of software company situated in UK for the migration of its accounting software from SAP to Oracle, for which the company has paid 2 lakhs to the software company. कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द FEMA, हमें बताना है कि भाई क्या सही है. 7 और 2 की बात हो. ओके ओके. नाउ company can make payment of 7 lakhs and 2 lakhs without any approval. Company can make payment of 7 lakhs without any approval, लेकिन 2 लाख के लिए उसको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी RBI की. 7 lakhs 2 lakhs after obtaining prior approval of RBI. 7 lakhs के लिए RBI और 2 lakhs के लिए without any approval. बता दो किस किस के लिए. पहले काम देख लो कि वो तमिलनाडु के लिए है, मतलब स्टेट ऑफ द तमिलनाडु के लिए कंपनी ने 7 लाख दिए हैं नीदरलैंड्स को, और यहाँ पर कंपनी ने सर्विस ली है सॉफ्टवेयर कंपनी से जो कि यूके में है, SAP से और ओरेकल पे आने के लिए 2 लाख. तो फिर क्या आएगा? इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी. वाई? क्योंकि 7 lakhs में अप्रूवल नहीं चाहिए, 2 lakhs में चाहिए. इसका मैं आपको प्रोविजन बताऊँ, रूल बताऊँ तो ये है कि अंडर FEMA करंट अकाउंट रूल Indian entity can draw foreign exchange for infrastructure projects up to USD 10 lakh. ठीक है, USD 10 million बोलो आप. ठीक है, तो अब क्या इससे फिर USD 10 million per project for consultancy services procured from outside India without any prior approval. Okay. अब now since जो SBL Limited हमारी प्राइवेट लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग अ वाटर डैम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही है, तो वो हमारा कितना कर रहा है, हमारा ये कर रहा है 7 million, तो उसके अंदर ही आता है. USD 10 million की सीलिंग पे ही है, तो इसलिए इसमें कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो सर्विस सॉफ्टवेयर माइग्रेशन है इसमें क्या है, इसमें कितने लग रहे हैं हमारे 2 lakhs है ना, 2 लाख लग रहे हैं हमारे USD. बट इसमें ये है कि आपको कैप हो रखा है ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कितना करना होगा, मतलब इसमें आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी किसकी, RBI. ठीक है, तो RBI की अगर अप्रूवल चाहिए आपको तो फिर क्या है, यू हैव टू ask the permission या take the permission from RBI. इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट.
ठीक है, तो अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर के लिए अगर हमारा 2 मिलियन होता है तो हमें अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि 1 मिलियन से ज़्यादा होते तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कितना 2 मिलियन है तो हमें ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे कर लेना, एक और ज़ीरो लगा दो यहाँ। 7 में नहीं 2 है, तो ये 2 मिलियन हो जाएगा और हमें 1 मिलियन से ज़्यादा में चाहिए होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 पर। ठीक है, नाउ शालिनी गुप्ता, यहाँ पे 2 लाख गिवन था इसलिए एक गिवन है कि विदाउट एनी अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में जो क्वेश्चन है उसमें 2 मिलियन है। मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया कि अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऑप्शन यही होता अगर 2 लाख होता तो। ठीक है, चलो। मिस शालिनी गुप्ता had enrolled her for management course of 3 years. ठीक है, with IIM Ahmedabad. Out of the 3 years, 2 years of educational course will be provided at the campus of IIM Ahmedabad, and 1 year जो है वो provide करेगा University of Auckland under student exchange program. Miss Shalini Gupta is required to pay tuition fee of 10 lakh directly to IIM Ahmedabad for 2 years course and USD 2 lakh to University of Auckland. ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर गलती हो रखी है, 2 लाख कर दो इसको। ठीक है, 2 लाख। Miss Shalini had left India on 20th August 2022 to complete her degree from University of Auckland. Last month, the financial year of the course, she got an offer from one of the reputed company situated in Auckland and had accepted the offer, and she decided to work there. On 1st September 2023, Miss Shalini had visited India for 30 days to meet her family, and on 1st October वो चली गई वापस से इंडिया से on her employment. अब हमें बताना है फेम एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस उनका क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या है, कैसे पता चलेगा, क्या देखते हैं हम। सबसे पहले तो देखते हैं भाई वो बाहर गई है पढ़ने के लिए, और हम यूजुअली क्या मानते हैं कि अगर बाहर वो पढ़ने के लिए गई हैं तो वहीं पे नौकरी करेगी जनरली, तो इसलिए हम इसको अगर सीधा सीधा इसका ऐसा आए ना तो आप नॉन रेजिडेंट कर दो। आप प्रोविजन की बात करती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रोविजन आएगा जिसकी वजह से सी आंसर है इसका, ये नॉन रेजिडेंट। तो देखो, under Section 25 of FEMA, when an individual leaves India for taking employment outside India or carrying business vocation outside India or for any other purpose indicating कि उसकी intention ये है कि वो बाहर ही रहेगी uncertain period के लिए, which includes moving abroad for long-term employment post studies, they become a person resident outside India and non-resident from the very date of the departure. ठीक है, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो मतलब 5 मार्कर में है और उसका बहुत अच्छा आंसर है। वो मैं अगर आपको भी डिक्टेट करूँ, देखती हूँ अगर मैं आगे अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मैं अगर आगे और फर्दर एमटीवीज में नहीं मिलेगा तो वो अलग से आपको करवाना चाहूँगी मैं। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चलो बता ही देती हूँ, मैं जब बात छिड़ी है तो देखो मैं उसका प्रोविजन आपको पढ़ के बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द फेमा एक्सचेंज, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, person resident in India means a person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year. However, it does not include a person who has gone out of India or who stays outside India for employment outside India or for any other person in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. यहाँ तक तो वही था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है एक स्टूडेंट की जो जिनका नाम पिंटू है, जो जाते हैं बाहर इंडिया के तो सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड। इन दिस केस जो पिंटू है वो कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, लेकिन वो 16 जुलाई को चले जाता है स्विट्जरलैंड अपनी हायर स्टडीज बायोटेक में 2 साल के लिए। ही विल बी रेसिडेंट एज ही हैज गोन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड। हमें पता है 2 साल के लिए जा रहे हैं, जैसे हमें पता था कि 1 साल के लिए जा रहे हैं तो वो सर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हैं। लेकिन RBI has however clarified in its AP circular number 45 dated 8th December 2003 that students will be considered as non-resident, student जो उनको non-resident मानेंगे। This is because usually क्या होता है, students start working there to take care of their stay and cost of studies. Pintu will be treated as person resident in India for the financial year 24-25 till 16 July 2024, लेकिन जैसे ही वो गए बाहर 17 जुलाई को, जैसे यहाँ पे वो कब गया था, जब भी वो गए थे, कब गया था शालिनी, कब गई थी, ऑन 1 सितंबर शालिनी विजिटेड इंडिया फॉर 30 days। नहीं,
लेफ्ट इन 20 अगस्त 2022 को, तो वो तभी से क्या मान ली जाएगी, नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी. He will be considered as a person resident outside India. However, during the financial year 25-26, वो जब आया, considered as person resident outside India. As he left on, जब भी वो गया for an exchange of studies abroad. अब उसमें भी मतलब वो तो चलो आगे फर्दर जो सेकंड पार्ट उसको हुआ, तो मतलब इसका मेन मीनिंग यही है. ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट का. Okay, so now question number 1A. क्या है क्रॉस लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर erstwhile Companies Act 1956, while XYZ Private Limited is a company registered under Companies Act 2013. XYZ Private Limited has issued 1 lakh convertible preference shares carrying right to vote of rupees 100 each and 10 lakh equity shares of 10 each fully paid. Cross Limited is holding all the preference shares and 1 lakh equity shares of XYZ Private Limited. ठीक है. एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल ऑन क्रॉस लिमिटेड. क्या उस पे, किस पे, क्रॉस लिमिटेड पे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे. देखो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसने बोला कि कंपनी 1956 में बना था, तो बोल रहे 2013 का लगेगा. और दूसरा पूछ रहा है एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्वेश्चन मार्क. क्या वो पब्लिक कंपनी है, इन्हें पूछ रहा है प्राइवेट है कि पब्लिक है. ठीक है, चलो अब इसमें आप कौन सा लोगे, सॉरी फर्स्ट में आप कौन सा लेना पड़ेगा आपको, सेक्शन 1 लोगे आप ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्यों, बिकॉज सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that the provision of this act shall apply to the companies incorporated under this act or under any other previous company law. इसलिए इस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा. ठीक है. According to Section 14A of the Companies Act 2013, the provisions of this Act shall apply to companies incorporated under this Act or under any other previous company law. Since Cross Limited was incorporated under Swiss 1956 में हुआ तो क्वालिफाई करता है प्रीवियस कंपनी लॉ को, तो इसलिए द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आर फुली एप्लीकेबल टू इट. अब सेकंड की बात करें कि वो पब्लिक कंपनी यानी है, तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. कौन सा सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 271 कहते हैं. प्रोवाइडेड जो कंपनी है which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act. अगर वो उसकी सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी. Even where a subsidiary company constitutes to be a private company. Next article. चाहे आर्टिकल में तुम दिखा लो कि हाँ वी आर पब्लिक, लेकिन अगर तुम सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की यानी नॉट प्राइवेट कंपनी की, तो तुम भी नॉट प्राइवेट कंपनी हो. ठीक है. और 287 के अकॉर्डिंग क्या है, सब्सिडरी कंपनी वगैरह क्या होती है, तो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तब वो होल्डिंग कंपनी होगी, या फिर उसके पास एक्सरसाइज करती है अपने कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी. तो अगर हम इसको ढंग से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, provided a company which is subsidiary of the company not being a private company shall be deemed to be the public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. According to section 287 of the Companies Act 2013, subsidiary company or a subsidiary in relation to any other company, that is to say होल्डिंग कंपनी. ठीक है, क्या सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के रिलेशन में यानी कि होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या करे, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करे क्या चीज, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ठीक है, या फिर और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन, या तो अकेले कर रही हो 50% से ज्यादा, या फिर अपनी सब्सिडरी वगैरह को मिला के कॉन्स्टिट्यूट कर रही हूँ. अब क्वेश्चन में क्या है, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड है. ठीक है, उसके पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स थे. कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स,
10 लाख है ना, 10 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। क्रॉस लिमिटेड के पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ। नाउ इसको करेंगे कैसे, देखो पहले इसका प्रोविजन पढ़ते हैं। As the Section 271 of the Companies Act 2013, a public company means a company which is not a private company. Proviso 271 के कहते company which is a subsidiary company of the company not being a private company shall be deemed to be a public company or for the purpose of this act, even where a subsidiary company constitutes to be a private company. Next articles. Further, the Section 287 क्या कहता है? A company is a subsidiary of another if the holding company controls the composition of the board of directors या फिर exercise करे control करे more than one half of the total voting power either at its own या फिर together with one or more of its subsidiary companies. Now evaluate करते देखो convertible preference shares, ठीक है। convertible preference shares कितने हैं? 1 लाख, 100 की फेस वैल्यू है, हमारे इतने आ गए। हेल्ड बाय क्रॉस लिमिटेड 1 लाख थे, वोटिंग पावर कितनी आ गई? 1 लाख शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख थे, 10 रुपए के, तो यानी 10 लाख हो गए। नहीं 10 लाख तो ये है ना, इंटू दिस तो 100 लाख यानी कि 10 मिलियन मान लो हो गए। अब ये 1 लाख का इसके पास भी, तो ये 1 लाख शेयर्स हो गए अगेन। तो टोटल वोटिंग पावर हमारा कितने का हो गया? 2 लाख शेयर्स का, 2 लाख शेयर्स का, और वैल्यू में कितना? इतना, तो निकाल लो। 18.18% आ रहा है। 18.18% यानी क्रॉस लिमिटेड होल्ड कितना? मोर देन 1/2 आ रहा है कि नहीं? हाँ देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी आंसर में। ऊपर जो है क्या दे रखा था हमें, 1 लाख शेयर्स थे और 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 100 के, तो टोटल वैल्यू हमारी इतनी इतनी हो गई। अब जो क्रॉस लिमिटेड ने ले रखे थे, कितने ले रखे थे? 1 लाख शेयर्स इसके और 1 लाख इसके। अब इसकी है 100 रुपीज़ की वैल्यू और इसकी है 10 की, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो इसका कितना है? 1 करोड़, इसका कितना है? 10 लाख, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ आ गया इसका। और इसका कितना था? ये कितना था? 20 करोड़, है ना, ऐसे। तो जब हम इसको करेंगे 1 करोड़ 10 लाख और इसको कितना आएगा? 55% आएगा, ठीक है। 2 करोड़ है ये, सॉरी। तो 2 करोड़ को, और जब इसको करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा? 55%, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, फाइन। तो 55% आएगा, 55% आएगा, विच मीन्स that it holds more than one half of the total voting power. Therefore, XYZ Private Limited is a subsidiary of the Cross Limited. Further, in terms of the provisions of Section 271, XYZ Private Limited being a subsidiary of Cross Limited, XYZ जो क्या है? सब्सिडरी है क्रॉस लिमिटेड की, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। 55% आ गया। Under this interpretation, total voting power if preference shares carry equal voting per this, तो इसलिए क्या होगा? अगर looking closely at the specific ICI का न्यूमेरिकल टोटल वैल्यू कितना आया? प्रेफरेंस शेयर्स का इतना, इक्विटी का इतना, तो इसीलिए हमारे 55% आ गई, विच इज मोर देन द 1/2। तो इसलिए अगर टोटल वोटिंग पावर बिकॉज क्रॉस लिमिटेड मोर देन 50% है, तो इसलिए जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ये सेट अप्लाइज विदाउट स्टेटिंग द प्रिसाइज लीगल प्रोविजन। टोटल वोटिंग पावर इनकरेक्टली मत करना, से ऊपर हो गया था, ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व हो गए, ठीक है। नाउ क्लियर टेबुलर फॉर्मेट में दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 विच मीन्स 1B, ठीक है। क्या है? हेल्प इंडिया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 अप्रैल 2020। बैलेंसेस दे रखे हैं, क्या दे रखा है? ये पीवीडी दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों का, और आफ्टर टैक्स। हेल्पलाइन, सॉरी हेल्पलाइन नहीं, हेल्प इंडिया इन लिमिटेड इज कंसीडर्ड allocating the minimum required amount for CSR activities to be undertaken during the financial year। मिनिमम हमें कितना कंट्रीब्यूट करना है?
They seek advice on this matter. Furthermore, Help India Limited requests assistance in calculating the minimum amount to be allocated. If necessary, consider relevant provisions. हमें यानी CSR का प्रोविजन आना है. CSR का क्या है 135. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ क्या है, उसमें भी आया था MCQs में, द नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, turnover ₹1000 crore or more, net profit ₹5 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute CSR committee of the board. Further, according to section 135, board of every company referred to in subsection shall ensure that company spends in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during 3 immediately preceding financial year. और where the company has not completed the period of 3 financial year, तो वो क्या ले लेगी immediately preceding financial year का in pursuance of its CSR. ठीक है, जहाँ पे अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन does not exceed 50 lakh rupees, the requirement of constitute a CSR committee shall not applicable. अगर उसने जो ये 2% था नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का फॉर द 3 years, वो 50 लाख तक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी 50 लाख तक है अगर, तो आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती. और वो किसके पास चली जाती है फिर, वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चली जाती है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लीगल एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्या है 135(1) में कि एवरी कंपनी सैटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको CSR कमेटी बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी एंड कंप्लाई विद द CSR ऑब्लिगेशन, जिसकी नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 या उससे ज़्यादा है. यूजुअली रूल 2(1) क्या कहते हैं CSR पॉलिसी का, सेक्शन 135 का, जो नेट प्रॉफिट है CSR के लिए उसका मतलब होता है प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198, जिसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं होता, एडजस्टेड फॉर स्पेसिफिक आइटम्स. ठीक है, फॉर इवैल्यूएटिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर फाइनेंशियल 24-25 इंस्पेक्ट द हम देखते हैं, चलो कितना दे रखा है NPBT देखते हैं ना, 11 और 10. ठीक है, तो यानी 11 + 10/2, दिस इज 10.5. ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द हेल्प इंडिया लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल 23-24 कितना 10 करोड़ है. ओके, और जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 5 करोड़ से ज़्यादा भी है ना. तो हेल्प इंडिया लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमेटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़. मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट सिंस इनकॉर्पोरेशन, तो एवरेज का 2% ले लेंगे. ठीक है, फॉर इवैल्यूएटिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ 24-25 वी इंस्पेक्ट द प्रीसीडिंग ईयर 23-24 NPBT कितना है 10 करोड़ है, जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए उसको CSR प्रोविजन देखने पड़ेंगे, मैंडेटरी है उसके लिए. अब कैलकुलेशन करेंगे 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% करेंगे 10.50 का, कितना आएगा 21 lakhs आ रहा है. द कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, जहाँ पे कंपनी की एग्जिस्टेंस 2 साल के लिए, तो हम एवरेज ले लेंगे 2 साल का. एडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है 26 के लिए आपके लिए, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी डज नॉट एक्सीड, अगर 50 लाख रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. द फंक्शन ऑफ सच कमेटी शैल बी डिस्चार्ज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 21 लाख ही करने हैं, 50 लाख से कम है, यानी कि यहाँ पे CSR कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड जो है वो हैंडल कर लेंगे इनको डायरेक्टली. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देख लेंगे, अगर स्पेशली कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो सिंस द अमाउंट ऑफ द टू बी स्पेंड एट द हेल्पलाइन नहीं यार, हेल्प इंडिया लिमिटेड इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एंड ऑब्लिगेशन विल बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी. ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मत लेना, कतई मत लेना प्लीज़. और ये 50 लाख वाली भी इंफॉर्मेशन लिखनी ज़रूरी होती है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या है एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न। देखो बेटा, सबको पूरा पूरा एनुअल रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, किसी किसी को एक्सेप्शन होती है कि आप जो है एवरेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एवरेज फॉर्म आपका आता है MGT 7A में। जैसे जो एनुअल रिटर्न उसकी होती है 7, तो एवरेज फॉर्म वाले की होती है 7A। ठीक है, तो ये सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी किसी को प्रेस्क्राइब करा कि आप एवरेज फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to prescribe an average form of annual return for 1% company and small company. As per the rules, such companies can file their return in form MGT 7A, which contains condensed information compared to the comprehensive form MGT 7 में जो यूज होती है by the larger corporate, उनसे कंडेंस में होती है, compressed होती है, कम होती है। ठीक है, so the central government may prescribe average form of annual return for 1% company, small company, and such other classes of the companies as may be prescribed. As per Rule 11(1), 1% company and small company shall file annual return in form number MGT 7A. ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कम्प्रिहेंसिव फॉर्म के कंपैरिजन में जो MGT 7 में मिलता है, जो कि लार्जर कॉर्पोरेशंस यूज करती है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न को साइन करने में क्या है, एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द डायरेक्टर करता है कंपनी का, और कंपनी सेक्रेटरी करता है। और जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं होती, तो आप कंपनी सेक्रेटरी में प्रैक्टिस को यूज कर सकते हो, मतलब उनके साइन ले सकते हो। और 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है तो एनुअल रिटर्न जो है कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। और वेयर जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं होती, वहां पर डायरेक्टर। ठीक है, तो जनरल रूल क्या कहता है कि एनुअल रिटर्न जो है वो डायरेक्टर साइन करेगा और कंपनी सेक्रेटरी करेगा। जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करेगा, मतलब अगर आपने सर्विस को एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले रखा तो। इन रिलेशन टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अगर वो क्वालिफाई करती है टर्नओवर क्राइटेरिया एज ऑफ स्टार्टअप, तो एनुअल रिटर्न जो है वो सोली बाय द कंपनी सेक्रेटरी ही साइन होगा, और जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहाँ पर डायरेक्टर से होगा। ठीक है, यहाँ पे किसको देते हैं पहले, है डायरेक्टर को। CS तो होएगा ही, कभी एम्प्लॉयमेंट में तो वेलन को, नहीं तो प्रैक्टिस से करा लो, यहाँ पे CS ही होगा। ठीक है, और जहाँ पे अगर CS नहीं है तो फिर डायरेक्टर से करा लो, CS एंड प्रैक्टिस को कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर नाउ। Question number 4 is about, if according to section 63 of Companies Act 2013, ठीक है, a company may issue fully paid bonus shares to its members। देखो क्वेश्चन क्या है कि APR लिमिटेड है, ठीक है, उसका ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 25 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच के, यानी कि 2.5 लाख, 2 करोड़ 50 लाख की। इशूड सब्सक्राइबर एंड पेड अप शेयर्स कितने हैं, 10 इक्विटी शेयर, 10 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच के, यानी कि 1 करोड़ के। फ्री रिजर्व्स कितने की, 3 करोड़ की। और आपके पास BOD क्या कह रहा है कि वो इंटेंट्स टू प्रपोज बोनस इशू, कि वो बोनस इशू चाह रहा है भाई निकालना, तो 1 एडिशनल शेयर्स फॉर एवरी 2 दे रहा है वो, ठीक है, 2 को 1 दे रहा है। आपको प्रोविजन बताने हैं, बोनस के प्रोविजन बनेंगे। बोनस का प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स इन एनी मैनर व्हिचएवर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। वो बोनस किससे किससे दे सकता है, बोनस किस किस से दे सकता है, तो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी इवनली दे सकता है, CRR से दे सकता है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। ठीक है, प्रोवाइड दैट नो इशू बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी कि जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व है उससे नहीं बने। इससे सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से आपके बोनस शेयर्स इशू नहीं होंगे। अब बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी हैज टू इंश्योर दैट बोनस शेयर्स शैल नॉट इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए में नहीं हो रहा, मतलब कि वो बोले कि हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, डिविडेंड की जगह हम ऐसा करते हैं, आपको ना बोनस शेयर्स दे देते हैं, तो ये नहीं होता, दिस इज नॉट अलाउड। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, उसके बाद ही आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। नो कंपनी शैल कैपिटलाइज, ठीक है, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अनलेस
इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, आपकी ये रहा, हाँ रूल 14 आपका strictly satisfy all the conditions laid down under section 63(2). Read with rule 14 of the company's share capital and debentures 2014 before proceeding with the bonus issue. Key authorization authorized by its article of association. If not, AOA must be amended first. पहले उसको अमेंड करो. तो आपके आर्टिकल्स में पहले ऑथराइज्ड हो, ठीक है. It has on recommendation of board been authorized in general meeting of the company. अप्रूवल मिल जाए पहले आपको बोर्ड का और सब्सिक्वेंटली जनरल मीटिंग में भी बात हो इसकी. It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it. डेट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी डिफॉल्टेड पेमेंट ना हो, किसमें, इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल में, जो कि एफडी में ले रखा हो या डेट सिक्योरिटीज में ले रखा हो. There is not defaulted in respect of payment statutory dues of the employee such as contribution to PF, gratuity, bonus. ये सब now default in statutory dues. Now company must not have defaulted in the payment of employees contribution to PF, gratuity, bonus. Partly paid up shares, if any outstanding on the date of allotment are made fully paid up. पहले जो अगर partially कोई paid up shares है तो उसको पहले fully paid up बना लो, उसके बाद बोनस बांटना. Or it complies with the conditions as prescribed by Rule 14 of the Companies Rule 2014, जो स्टेट करता है, बताता है कि जो कंपनी has once announced a decision in board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same. अगर एक बार आपने बोल दिया भाई क्या कि भाई करना है, क्या करना है, आपको इशू करने बोनस शेयर्स, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते और वो डिविडेंड के बदले इशू ना हो, जो मैंने बोला था ऊपर. ठीक है. तो fully paid up bonus share existing shares must be fully paid up on the date of allotment. If any partly paid up shares exist करते तो उसको पहले fully paid up करो. No withdrawal once having recommended a bonus issue cannot subsequently withdraw the same. अब APR की बात करते हैं. उसमें क्या था, रिजर्व थे कितने के थे, 50 लाख के थे. कैसे, क्यों, क्योंकि देखो 1:2 की रेशियो लेते ना, इट कैन बी लीगली प्रोसीडेड. देखो कितने थे आपके फ्री रिजर्व है, 3 करोड़ के. ठीक है, 1 करोड़ के आपके पास शेयर्स, हमें कितने चाहिए होंगे, यानी कि 50 लाख चाहिए होंगे इसके लिए, यानी हम 50 लाख ले सकते हैं रिजर्व से. 50 लाख लेने के लिए विच इज रेडीली अवेलेबल विद द कंपनी, तो इसलिए रिजर्व के अंदर इतने पैसे हैं. तो आफ्टर द फॉलोइंग कंडीशंस हम जो है कंपनी प्रोसीड कर सकती है बोनस इशू के साथ ऑफ शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. ठीक है. तो legally proceed with all by provided all the 6 compliance elements listed above are systematically satisfied. क्या, article authorization approval of the board, all the shares are fully paid, deposit default absent हो और dues of the employee clear हो और dividend substitute prohibit है. Next question is explain the provisions of the Companies Act 2013 who can get a license to operate a सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. को सेक्शन 8 कंपनी का मिल सकता है. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है कि प्रोविजन क्या है कंपनीज एक्ट का जिसको लाइसेंस मिलता है या मिलना चाहिए. तो ऐसे सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर इट इज प्रोवाइडेड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन, ROC रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इन इट्स बिहाफ may grant a license to operate as a non-profit organization when if it is proved that the satisfaction that a person or an association of a person proposed to be registered in the Companies Act 2013 as a limited company has in its objectives, क्या हो उसके objectives है, promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment or any other such object, intends to apply its profit or other income in promoting its objects and intends to prohibit payment of any dividend to its members. वो अपने डिविडेंड ना देता अपने मेंबर्स को, प्रॉफिट जो है वो दूसरी इनकम बनाने के लिए और अदर इनकम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाए
और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रमोशन किसकी? आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की, रिसर्च की, रिलीजन की, चैरिटी की, सोशल वेलफेयर की और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हैं। इसी से सिमिलर चीज़ें। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 ऑफ द कंपनी सेक्शन 13 व्हेन इट इज प्रूव to the satisfaction of the central government delegated to the register of the company RSC that the person or an associate of a person proposed to be registered as a limited company। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोशन कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। एंड प्रोहिबिशन क्या है? इंटेंड्स टू प्रोहिबिट टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। Central government may by license or other person or association of a person to be registered as limited company without the addition to its name word limited or as the case may be words private limited। ठीक है, बिना उसके नेम के आगे लगाए हुए अलाउ कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुमरेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी सेक्शन 13 in respect of the following matters not to be included in the minute as per opinion of the chairman। चेयरमैन के ओपिनियन में कौन से मिनट्स नहीं जाने चाहिए, कौन सा मैटर मिनट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए? सबसे पहला, जो रीजनेबली लगे कि भाई डिफेमेटरी है किसी भी पर्सन के लिए। दूसरा, इमटेरियल और प्रोसीडिंग्स के लिए। तीसरा, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में ना हो तो। ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट में ना हो, किसी को हानि पहुंचाता, डिफेम करता हो, मान हानि करता हो, या फिर वो इमटेरियल इररिलेवेंट हो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर एंटरिंग मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग। मैक्सिमम टाइम क्या है? 30 दिन देते हैं फ्रॉम द मीटिंग। मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आपके मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो चेयरमैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ मैटर्स इन द मीटिंग in the minute। A matter shall not include the chairman in of the opinion that is or could reasonably be regarded as a defamatory of any person, relevant, immaterial to the proceeding, is detrimental to the interest of the company। A maximum time allowed minute of the proceedings of every meeting, board meeting or committee meeting or general meeting or resolution passed by such by postal ballot or must be systematically entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days of the conclusion of the meeting। ठीक है, the minutes of the proceedings of each minute shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days of the conclusion of the meeting। चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, नेम लिखना। ठीक है, बोर्ड नहीं डिसाइड करता, चेयरमैन डिसाइड करता, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, वही बताते कि व्हाट इज डिफेमेटरी और डेट्रीमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी अनेक्स्ड टू द प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सिक्योरिटीज। ये आपके प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी को ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया जाने वाली है या चली गई है यानी फॉरेन कंपनी है एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज 2014। ओके, फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आ गया। कौन सा है इसका सेक्शन? 389। According to Section 389 of the Companies Act 2013, no person shall issue, circulate, डिस्ट्रीब्यूट, ना ही वो इशू कर सकता है, ना ही वो सर्कुलेट कर सकता है, ना ही वो बांट सकता है इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया whether the company has or has not established, चाहे वो एस्टेब्लिश हो गई हो या ना हुई हो, और when formed will और will not establish, या फिर वो बनेगी या नहीं एस्टैब्लिश होगी। अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया unless before the issue, circulation, distribution of the prospectus in India क्या हो? कॉपी जो है वो सर्टिफाइड हो, किसके द्वारा? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन। प्रोस्पेक्टस के फेस पर क्या लिखा हो कि कॉपी भेज गई है, डिलीवर्ड हो गई है, और कौन सी कॉपी अटैच्ड हो?
कोई सा भी कंसेंट, इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये सब होता है लिखा हुआ। तो according to section 389 of the Companies Act 2013, read the company's registration of Foreign Companies Rule 2014, no person shall issue, circulate, distribute in India any prospectus offering subscription in securities of a foreign company unless a copy thereof certified by the chairperson and two other directors, एक chairperson करेगा और two directors of the company has delivered to the registrar of the company. किसको देंगे? ROC को देंगे। The document that must be annexed to the prospectus include, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आने होते हैं, लाने होते हैं, ठीक है। Any consent to the issue of the prospectus required from any person or expert as an expert, कोई सा भी कंसेंट इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस को चाहिए होगा, रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट। ये सेक्शन 388 कहता है कि आपको एक्सपर्ट से क्या लिखवाना पड़ेगा? कंसेंट लिखवाना पड़ेगा। A copy of contract for the appointment, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी की अपॉइंटमेंट की आपने एमडी की या मैनेजर की इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, तो मेमोरेंडम गिविंग फुल पार्टिकुलर्स देयरऑफ, ठीक है। अगर आपने राइटिंग में नहीं किया, आपने नहीं लिखा मेमोरेंडम, सॉरी तो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है एमडी का या मैनेजर का, तो आप मेमोरेंडम बना के भेज दोगे उसकी कॉपी। A copy of any other material contract not entered in the ordinary course of business but entered within preceding 2 years, ये भी लास्ट मई में 26 में से क्वेश्चन आया था इस पॉइंट से रिलेटेड। कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सा भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो एंटर नहीं की गई है अभी तक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन एंटर हुई है प्रीसीडिंग 2 years में, लास्ट 2 years में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक हमने एंटर नहीं किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसकी भी कॉपी जाएगी मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, आपके पास पावर ऑफ अटर्नी जो है उसकी कॉपी होनी चाहिए। किसके पास क्या है? ए प्रोस्पेक्टस इज साइंड थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर जो प्रोस्पेक्टस है उसको आप अच्छी तरीके से साइन कराओगे एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स से। These 5 documents are must for your foreign company to issue या to circulate the your prospectus. Any consent to the issue of prospectus required from any person as an expert, ठीक है, एक्सपर्ट का consent हो आपके पास, आपके पास एमडी या मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपने उनका अपॉइंट किया है, नहीं है तो मेमोरेंडम दे दीजिए, ठीक है। आपके पास मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कोई है जो अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं किया और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल है, तो आप उसकी कॉपी भिजवाएंगे। और लास्ट 2 years तक विद इन द प्रीसीडिंग 2 years कॉपी देंगे अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की, ठीक है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट अगर आपने करवा रखा है तो, और पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी दे दीजिएगा अगर प्रोस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ये? इट इज नाइस क्वेश्चन, थोड़ा अलग सा है मतलब फॉरेन कंपनी का। और किसके साइन होने चाहिए? चेयरपर्सन के और 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और किसको देना है आपको? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर प्रतीक एक इंडिविजुअल है जिन्होंने एलएलपी स्टार्ट करी है अलॉन्ग विद ब्राउन लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड, ठीक है। प्रतीक एक इंडिविजुअल है, बाकी दोनों क्या हैं? कंपनीज हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एडवाइज लिमिटेड क्या है ये? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अबाउट हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स।
कम से कम एटलीस्ट 2 होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और उन दोनों में भी क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, और दोनों दोनों क्या है, एटलीस्ट 2 शुड बी इंडिविजुअल्स, इसके अंदर एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या है, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग of the LLP Act. According to Section 7 of the LLP Act 2008, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individual and at least one of them shall be resident in India. लेकिन तब क्या होगा अगर एक जैसे यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल है और बाकी 2 जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे 2 कैसे इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो उसमें क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है एक नॉमिनी अपना सेलेक्ट कर ले, चूज कर ले और उसको जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर बना ले। ठीक है, तो एक नॉमिनी बनाना पड़ता है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिविजुअल रहेगा और अपनी बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेगा एक टाइप से। तो ऐसा कर सकते हैं हम। लेकिन अब जहाँ पे सारे के सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, ऑल आर बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे 2 नॉमिनीज बना लो, मैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो provided if an LLP, all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as a designated partner। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी है उसको कैसे एक्ट करना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जो नॉमिनी है किसका, बॉडी कॉर्पोरेट का, उसको एक्ट करना चाहिए एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीक को और एक कोई सा भी नॉमिनी ले सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को, चाहे इसका ले ले चाहे इसका ले ले, तो वो नॉमिनी जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएगा। So Section 7(1) Limited Liability Partnership. Every LLP must have at least 2 designated partners who are individuals. At least one of them must be resident in India. Proviso क्या कहता है, addresses scenarios where corporate entities are partners. If an LLP, all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominee of such body corporate shall act as a designated partner. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीक एंड नॉमिनी ऑफ दिस, और प्रतीक या फिर नॉमिनी ऑफ दिस, यहाँ पे नॉमिनी ऑफ ब्राउन एंड ऐसे हो जाएगा। एडिशनली वन ऑफ दी सिलेक्टेड डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है फुलफिल करनी चाहिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज 120 डेज, यहाँ से ज़्यादा रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर में इस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर एलएलपी जो है वो वाउंड अप हो जाएगी ट्रिब्यूनल के थ्रू। गिव योर आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। ओके, तो आप जनरली सोचो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस एंड विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन, पहले तो 64। ठीक है, सेक्शन 64 द एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर करनी है तो करनी है, एलएलपी डिसाइड कर लेती है कि एलएलपी को वाउंड अप करना है द ट्रिब्यूनल। इफ फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 से कम है, तो हो जाती है वाउंड अप ट्रिब्यूनल के थ्रू। इफ द एलएलपी इज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही है तो स्टेट या पब्लिक ऑर्डर देके ट्रिब्यूनल से वाउंड अप हो सकता है। अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द एलएलपी बी वाउंड अप, तो हो सकता है। यानी कि ट्रिब्यूनल मान रही है भाई ये सही रहेगा उसको करना, जस्ट है, इक्विटेबल है, तो कर सकता है, बस करना है तो करना। इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास उसने कुछ फाइल नहीं करवाना जो करवाना चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न वगैरह 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 साल तक लगा था, तो भी वाउंड अप कर देगा ट्रिब्यूनल उसको। So if the LLP decides its own resolution that it would be bound by the tribunal if for the period of more than 6 months, number of partners of the LLP is reduced below 2, और क्या है, LLP is unable to pay its debt if LLP is acted against the interest, sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order, if the LLP has made any default in filing with the registrar, क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी या फिर एनुअल रिटर्न 5 consecutive financial years तक, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable with the LLP be bound up, तो हो सकता है 5 consecutive years reducing below 2 or more than 6 months. Okay, question number 10, explain the following with reference to the provisions of General Laws Act 1897। मूवेबल प्रॉपर्टी और ओथ के बारे में हमें बताना है, किस सेक्शन उसमें है ये, जनरल लॉज एक्ट में। अगर आपको वो सेक्शन याद रहे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी सेक्शन 336 में आती है, और नेक्स्ट है ओथ।
वो आपकी सेक्शन 337 में आती है, लगातार ही दे दिया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है आपके जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग? मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वही जैसे टैंजिबल विच इज नॉट इंटैंजिबल, इंटैंजिबल इज नॉट टैंजिबल, ऐसे करके यही करके मूवेबल क्या है कि जो इमूवेबल नहीं है, ठीक है। दस एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि डेट। और जो डेट शेयर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? डेट्स शेयर और क्या था? डेट था, शेयर था और इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं ये? इमूवेबल, मूवेबल या कुछ नहीं? ये मूवेबल होते हैं, मूव हो जाते हैं, ठीक है, इनको मूवेबल मानते हैं। ओथ क्या होती है? ओथ होती है कि ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन, डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म या डिक्लेयर। अफर्मेशन है अफर्म करने के लिए, डिक्लेरेशन है डिक्लेयर करने के लिए इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, कसम खाने के अलावा। As per Section 336 of the General Clause Act 1897, movable property shall mean property of every description except immovable property. To make this complete, mention that immovable property under Section 326 includes lands, benefit to arouse out of the land, and things attached to the earth. Thus, items like debts, shares, certificates, electricity are legally treated as movable property, क्योंकि ये immovable नहीं है, immovable हो गई। Or as the Section 337, oath shall include affirmation, declaration in case of person by law are allowed to affirm, declare instead of swearing. Next question: in what way heading and title of chapter considered as internal aid or in the interpretation of statutes? Okay, इस क्वेश्चन में ये हेडिंग और जो टाइटल होती है चैप्टर की, ये कैसे आपकी हेल्प करते हैं, इंटरनल एड होती है इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स को? देखो ये एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल है that construction of statute is to be made of all its parts taken together and not only one part। मतलब जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ना स्टैट्यूट का, मतलब बनाते हैं समझते हैं, वो खाली ये नहीं है कि एक पार्ट दिया उसको समझ लिया, हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्यूट समझ लिया, नहीं, हम एक साथ सारे उसके पार्ट्स को टुगेदर लेके चलते हैं। द डीड मस्ट बी रीड एज अ होल इन ऑर्डर टू ascertain the true meaning of its several clauses and the words of each clause should be so interpreted as to bring them into harmony, कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे अदर प्रोविजंस के साथ। इफ दैट इंटरप्रिटेशन डज नो वायलेंस, ठीक है, अगर वो इंटरप्रिटेशन हैज टू ब्रिंग देम इन द हार्मनी, और इंटरप्रिटेशन है वो वायलेंस नहीं ला रही टू द मीनिंग of which they are naturally susceptible, and the same approach would apply to the equal force with regard to acts and rules, और वही जो एक्ट्स और रूल्स में भी लग जाता है पास बाय द लेजिस्लेचर। और सेफेस्ट गाइड क्या होती है कंस्ट्रक्ट करने की? इज स्वीपिंग जनरल वर्ड्स टू एग्जामिन अदर वर्ड्स ऑफ लाइक इम्पोर्ट इन द सेम एनैक्टमेंट, मतलब उसी सेम एनैक्टमेंट में सेम तरीके से इम्पोर्ट करो, जनरल वर्ड्स को स्वीप करो या इंस्ट्रूमेंट को, टू सी वट लिमिटेशन मस्ट बी इम्पोज टू देम, कि उनके अंदर क्या हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं। If we find that a number of such expressions have to be submitted, subjected to limitations and qualification, and that such limitations or qualifications are of the same nature, और वो जो limitation है जो qualification है वो same nature के, तो वो constant forms a strong argument for subjecting the expression is dispute to a similar limitation and qualification। समझ नहीं होगा सिंपल लैंग्वेज में। हेडिंग और टाइटल्स आर प्रीफिक्स्ड, ठीक है। देखो if we glance through any act, ठीक है, हम एक्ट के थ्रू अगर देखें, वी वुड जनरली फाइंड दैट अ नंबर ऑफ इट्स सेक्शंस रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर। हम किसी भी एक्ट को अगर देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो नंबर है उसके सेक्शंस के, ठीक है, सेक्शंस के नंबर्स है जो रेफर करे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक साथ लाए गए हैं, सेम सेम जो चीज़ें वो एक साथ दी गई है, समटाइम्स इन द फॉर्म्स ऑफ चैप्टर्स प्रीफिक्स्ड बाय हेडिंग, यहाँ पे टाइटल्स। ये जो हेडिंग्स और टाइटल्स होती है जो पहले से प्रीफिक्स्ड होती है टू सेक्शंस और ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस कैन लेजिटिमेटली बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एनैक्टमेंट और इट्स पार्ट, उसको समझने में, उसके एनैक्टमेंट को कंस्टिट्यूट करने में या पार्ट को। हेडिंग ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्टैट्यूट कैन बी रेफर्ड टू द डिटरमाइन द सेंस ऑफ द डाउटफुल एक्सप्रेशन। जो हेडिंग है अलग अलग पोर्शंस की स्टैट्यूट में,
उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं डिटरमाइन करने में, कोई भी अगर डाउटफुल एक्सप्रेशन है हमें इन अ सेक्शन रेंज अंडर पर्टिकुलर हेड, उसको समझने में काम आ सकता है। किसमें? डाउटफुल एक्सप्रेशन इन अ सेक्शन रेंज अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग। दे कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड, वो कभी भी जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो कभी भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते उसके मीनिंग को, उसके meaningful of the enactment through they may in some cases be looked at in the light of preamble की तरह देखो कि if there is any ambiguity, कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, एम्बिग्यूटी आ रही है, परेशानी आ रही है इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शंस, या फिर जो उसके अंदर लिखा गया है उसमें, तो कौन प्रिवेल करता है? इट में बी नोटेड एट द हेडिंग में, क्या इट में बी noted that the heading may sometimes be referred to know the scope of the section in the same way as the preamble, but a heading cannot control or override a section. जैसे preamble override नहीं कर सकता act को, वैसे ही heading और titles जो है वो override नहीं कर सकते section को या chapter को। ठीक है, तो इसलिए headings and titles prefix to sections or groups of sections act as a valuable internal text guides. They cannot restrict or extend the plain clear meaning, जो उसके restrict नहीं कर सकते, extend बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते उसके plain clear meaning को। Operational words of the statutory sections if the language is completely unambiguous, अगर वो unambiguous है, कुछ भी difficulty नहीं है, बेतुकी नहीं है, सही है तो। However, if the language of a section shows ambiguity, लेकिन अगर उसमें ambiguity है और is capable of more than one interpretation, या फिर उसमें एक से ज़्यादा इंटरप्रेट हो रहा है, कुछ हेडिंग से टाइटल्स जो है वो रेफर हो सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं टू बाय द कोड टू अंडरस्टैंड द ट्रू स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, नाउ देयर इज क्वेश्चन ऑफ फेमा। देखो क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड आर प्लानिंग अ कल्चरल इवेंट इन यूके। ठीक है, यूके की एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आपको पता होगा, वो प्लान कर रही है कि कल्चरल इवेंट है, उसमें उन्होंने इनवाइट किया कनिका को कि वो परफॉर्म करे। अकॉर्डिंगली जो कनिका त्रिपाठी है उसको क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। क्या चीज़? फॉरेन एक्सचेंज 75,000 USD फॉर द पर्पज ऑफ विजिट टू यूके फॉर परफॉर्मिंग अ कल्चरल इवेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूके। ठीक है, एडवाइज विद शी कैन विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन। तो क्या वो कर सकती है, और कर सकते हैं तो कौन सी कंडीशन में? तो ये किस में आता है? सेक्शन 5 में आता है, पहले बता दूं। सेक्शन 5 ऑफ द फेमा 1999 क्या प्रोवाइड करता है? एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन से ही कर सकता है। इसका सेल और ड्रॉल जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में हो। सेक्शन 5 किसका है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन देती है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड कंसल्टेशन विद आरबीआई impose reasonable restrictions to the transactions। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन कैन इन पब्लिक इंटरेस्ट और कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की लेते हैं, आरबीआई की लेते हैं, उसी की बात हो रही है। तो सेक्शन 2 ऑफ द फेमा 2000 provides that no person shall draw for an exchange for the transaction without approval of central government। ठीक है, इसमें किसकी लेनी पड़ेगी हमें? कल्चरल टूर। तो हमें कल्चरल टूर वालों से क्या लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द शेड्यूल टू इज कल्चरल टूर, जिसके अंदर उसको विड्रॉ करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज 75,000 उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? एचआरडी की। एचआरडी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। जो शेड्यूल 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000 में है। तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ फेमा 1999 इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। हाउएवर जो है फेमा रूल्स से गवर्न होता है एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द रूल्स। रेमिटेंस ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल टूर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो इसलिए क्वांटिटेटिव लिमिट कुछ भी हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है, एंड फिनिश्ड। ये कुछ आपके लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंटर्स है, यू कैन रीड योरसेल्फ। थैंक यू।